Good morning, all of you. Today's topic is laws of exponents and powers. कि क्या वो छोटे छोटे से रूल्स है जिनकी हेल्प लेके हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, ना। यानी स्टार्टिंग कंडीशन में हमने कुछ एक शायद 2 कंडीशंस मैंने आपको अप्लाई की थी। उसमें ये कहा था हमने कि व्हेन बेस जो था वो नेगेटिव वैल्यू के साथ था और उसकी पावर्स कैसी थी, इवन नंबर में थी, देन जो रिजल्ट आता था वो बनता था अपना ए। इट मींस आंसर विद पॉजिटिव सिंबल, है ना। वही जब बेस नेगेटिव था और पावर अपनी ऑड हुआ करती थी तो अपने सॉल्यूशन जो मिलता, यानी जब इसको सिंपलीफाई करते तो आंसर मिलता अपना नेगेटिव सिंबल के साथ। ये पार्ट अपने कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद यानी 2 रूल्स तो वो काउंट हो चुके हैं। नेक्स्ट रूल की बात करें कि अगर हमारे पास बेसेज इक्वल हो, बेसेज क्या हो, इक्वल हो, और अगर आपस में बेस को क्या किया जा रहा हो, मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, उस कंडीशन में उसकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। यानी व्हेन मल्टीप्लाई लाइक बेसेस कीप बेसेस सेम, a raised to the power n और a raised to the power m। बेसेस क्या थे, लाइक बेसेस है, क्या कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेस को तो वन टाइम नोट करते हैं और पावर्स को आपस में क्या कर देते, ऐड कर देते, है ना। यानी थर्ड नंबर आइडेंटिटी अपनी a raised to the power n मल्टीप्लाई बाय a raised to the power m, यानी लाइक बेसिस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन पावर विल बी एडेड। पावर्स को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड करते थे। कैसे करेंगे, तो लाइक एग्जांपल्स देखें। इसके लिए हम लोग मान लिखा हमने 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 5। हमने क्या कहा, लाइक बेसिस हो, मल्टीप्लाई करें तो बेस को तो सेम रखो 2, पावर्स को क्या कर दो, ऐड, देन 3 + 5 टुगेदर मेक 8। ठीक है। मान लिखा हमने a raised to the power 5 and a raised to the power 6, then a raised to the power 5 plus 6 together make a raised to the power 11। कि सर ये तो प्लस की बात हुई, है ना। अगर पावर्स ऑटोमेटिक खुद ही माइनस में दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, तो भी हम यही करेंगे। जैसे मान लिखा हमने कि b raised to the power 9 मल्टीप्लाई बाय b raised to the power -3। बट अपना रूल क्या कहता है, बेसिस लाइक हो तो पावर्स को कर दो ऐड, है ना। देन करते हैं, देखो b raised to the power 9 में ऐड करते हैं -3 को, तो क्या बना कि b raised to the power प्लस माइनस माइनस 9 - 3 इट गिव्स b raised to the power 6। यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, व्हेन बेसिस आर लाइक, है ना, यानी व्हेन मल्टीप्लाई लाइक बेसिस कीप द बेस सेम, कीप द बेस सेम एंड ऐड द एक्सपोनेंट्स। बेस को सेम रखो और एक्सपोनेंट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। एक्सपोनेंट्स को क्या कर दें, ऐड कर दें। कि सर अगर हमारा बेस ही नेगेटिव हो जाए तो मान लिया -7 raised to the power 11 मिला एंड सेकंड साइड मिला -7 raised to the power 3, तो हमारा काम तो वही है, लाइक बेसिस हो तो पावर्स को क्या करो, ऐड करो। देन -7 raised to the power 11 plus 3 it gives us -7 raised to the power 14। ये बना अपना फर्स्ट लॉ। आई थिंक लॉ क्लियर है ना। तो चलो फटाफट इसको एक स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट डाउन करना, जो भी है आपको। वैसे पीडीएफ आपकी ड्राइव पर अपलोड हो चुकी है, पीडीएफ आपकी ड्राइव पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, चलें नेक्स्ट मूव करते हैं।
कि जब हमारे इन दोनों बेसेस यानी जब लाइक बेसेस जो थे उन लाइक बेसेस के बीच अगर डिवाइड का सिंबल मिल जाए तो हमें क्या करना है, यानी व्हेन डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, व्हेन डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पावर्स तो सब्ट्रैक्ट कर जाएगी, पावर्स क्या कर जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी जहां हमने एडिशन का सिंबल लगाया था यानी इनको ऐड किया था उसकी जगह अब हम उसको क्या कर देंगे कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे तो चलें देखें, लॉ नंबर 4, a raised to the power n is divided by a raised to the power m। लाइक बेसिस थे, लाइक बेस था तो पावर्स को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट किया। इस कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि अपनी n जो है वो m से क्या है, ग्रेटर है। लेट करके चलते हैं कि n इज ग्रेटर देन m, चाहे है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नेगेटिव वैल्यू कर दे पॉजिटिव कर दे कोई फर्क नहीं है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये लेट करना है कि लेट n इज ग्रेटर देन m, यही मानेंगे। नहीं तो आप कहते सर ये तो m की वैल्यू बड़ी होगी, क्या मैं m को पहले लिखूं, कंफ्यूजन खत्म। लेट क्या करना है, n इज ग्रेटर देन m, n को हम क्या मानेंगे कि वो m से बड़ा है। चलें ले लें एग्जांपल इसके भी, मान ले लिखा मैंने 5 raised to the power 3 is divided by 5 raised to the power 4। सब्ट्रैक्शन ही करना है, then 5 raised to the power 3 minus 4 it gives 5 raised to the power minus 1। मैंने ये लेट किया कि मेरा a raised to the power 7 is divided by a raised to the power 3 था, then a raised to the power 7 minus 3 it gives us a raised to the power 4। किस तरह आपने डिवाइड को ऐसे लिखा है, क्या मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूं क्या, यस डिवाइड ऐसा भी तो हो सकता है कि a raised to the power n upon a raised to the power m, ये भी तो डिवाइड का पार्ट ही था, है ना। तो चाहे ऐसा लिखा हुआ मिले मुझे तो भी मुझे आंसर में क्या लिखना है, a raised to the power n minus m, अगर ये फॉर्मेट होगा तो भी होगा a raised to the power n minus m, दोनों कंडीशंस सेम है। बट इस कंडीशन में हमें एक नई चीज और सिखा दी जो प्रीवियस कंडीशन में भी आई थी, वो ये थी कि हमारी पावर जो थी यानी एक्सपोनेंट जो था वो खुद ही किस में आ गया है, नेगेटिव में आ गया। जब बेस नेगेटिव हुआ था तब तो हमने क्या कहा था कि बेस नेगेटिव है, इवन नंबर ऑड नंबर पावर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे, वो पॉजिटिव में जाएगा या फिर नेगेटिव में जाएगा। बट यहाँ की कंडीशन देखो कि हमारी पावर ही किस में आ गई है, नेगेटिव में आ गई, तो नेगेटिव पावर आते अपना एक नई लॉ भी तैयार हो गया है ना, कि व्हेन a raised to the power minus n, a raised to the power minus n, देन इसको कन्वर्ट करेंगे हम रेसिप्रोकल के साथ कि 1 अपॉन a raised to the power n। कि सर अगर फ्रैक्शन में ही यानी डिनोमिनेटर इसका माइनस में मिल जाए तो मान लिया आपको ये मिला कि 1 अपॉन a raised to the power minus n, तो आपने इसको ऊपर ले लिया यानी a raised to the power n। कुल मिला के जब अपना न्यूमरेटर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ हो तो उसका रेसिप्रोकल कर दो यानी उसको डिनोमिनेटर में पॉजिटिव बना दो, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तो उसका रेसिप्रोकल करके उसको न्यूमरेटर में क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। तो जैसे मान लिया हमने यहाँ लिखा था कि 5 raised to the power minus 1, इट मीन्स ये न्यूमरेटर फॉर्म थी अपनी, तो हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन 5 raised to the power 1, और 5 raised to the power 1 का मतलब ओनली 5 ही होता है, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा 1 अपॉन 5। ऐसा लिखा मिल गया आपको कि 3 raised to the power minus 5, तो आपने कहा सर पावर जो एक्सपोनेंट जो थी वो नेगेटिव सिंबल के साथ है ना, और जब ये नेगेटिव सिंबल के साथ थी तो हमने इसको किया रेसिप्रोकल और बनाया 1 अपॉन 3 raised to the power 5। कि सर सेकंड लॉ क्या कहता है, कि सेकंड लॉ में कहता है कि 1 अपॉन a raised to the power minus n है, तो हम क्या करेंगे
कि मान लिया 1/2 रेज टू द पावर -3 था, तो हमने इसको कन्वर्ट किया 2 रेज टू द पावर 3 में। यानी कुल मिला के अगर डिनोमिनेटर की पावर जो थी नेगेटिव सिंबल के साथ है तो उसको न्यूमरेटर में पॉजिटिव बना दो, और अगर न्यूमरेटर में ही नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव सिंबल में कन्वर्ट कर दो। तो टोटली अब तक हो चुके अपने 5 लॉज। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था कि व्हेन बेस विद नेगेटिव सिंबल, है ना, बेस किसके साथ हो, नेगेटिव सिंबल के साथ, और उसका एक्सपोनेंट क्या थी, इवन नंबर, तो जो सिंप्लीफाई करने पे सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा पॉजिटिव सिंबल के साथ। सेकंड बात क्या की थी हमने कि जब हमारा बेस ही नेगेटिव था बट पावर थी ऑड नंबर के साथ, इट मींस सॉल्यूशन जब निकला तो आंसर जो आएगा वो आएगा नेगेटिव सिंबल के साथ। फिर लॉ किया लाइक बेसिस, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट देखा लाइक बेसिस जब डिवाइड करते हैं तो एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दोनों कंडीशन से एक नई कंडीशन बाहर निकल के आई कि अगर हमारा सॉल्यूशन जो मिला है वो नेगेटिव बेस के साथ आया, और वो नेगेटिव बेस कहाँ मिला मुझे, न्यूमरेटर में मिला, तो नो डाउट मैं इसको रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर बनाऊंगा, और अगर डिनोमिनेटर में होगा तो इसका रेसिप्रोकल करके मैं न्यूमरेटर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक टोटल हो चुकी है अपनी 5 आइडेंटिटी कंप्लीट। अगर यहां तक किसी आइडेंटिटी पे डाउट हो तो डाउट्स के रिगार्डिंग हैंड रेज करें। चलो देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, नेक्स्ट लॉ अपना लॉ नंबर 6। पावर टू दी पावर, है ना, मान लिया अपना बेस था a, हमने लिखा a रेज टू दी पावर n टू दी पावर n, यानी किसी एक बेस के ऊपर एक तो एक्सपोनेंट लगा हुआ था उसका भी होल एक्सपोनेंट और दे दिया गया। तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पावर्स की पावर्स जो होती है वो आपस में क्या कर लेती है, मल्टीप्लाई, देन a रेज टू दी पावर n इंटू m हो जाएगा, है ना। यानी पावर टू दी पावर क्या करेगी कि मल्टीप्लाई करेगी। कैसे करेगी कि चलो लिखा मैंने 5 रेज टू दी पावर 2 की होल पावर 3, यानी पावर टू दी पावर, यानी 2 3 से क्या करेगा बेटा कि मल्टीप्लाई, तो 5 टू दी पावर 2 इंटू 3 एंड 2 3 जार 6, आंसर मिला 5 रेज टू दी पावर 6। अगर क्वेश्चन मुझे इवैल्यूएट करने का कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको इवैल्यूएट करो, देन मैं क्या करूंगा 5 रेज टू दी पावर 6, इसमें 5 को 6 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 5 रेज टू दी पावर 6 इट मींस क्या था कि 5 को हमने 6 टाइम नोट करना है, और 6 टाइम नोट करके क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं। अगर हमें ये कहता है इवैल्यूएट करो, सिंप्लीफाई करो, अगर वो कहता है कि एक्सपोनेंट फॉर्म में नोट डाउन करो, तो अपना आंसर यही एंड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और लिखा मान लिया मैंने कि a रेज टू दी पावर 4 और टू दी पावर 3, then a raised to the power 4 multiplied by 3 and 4 3s are 12, then a raised to the power 12। बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी थी, सिंपल सा लॉ था अपना कि पावर टू दी पावर, है ना, रेजिंग अ बेस विद द पावर टू अनदर पावर, यानी पावर के ऊपर भी क्या लगा रखी है, एक पावर लगा रखी है ना, उन दोनों का आपस में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी काउंट करते रहना बेटा कितनी हो रही है ना, टोटल 6 हो चुकी है। 7th नंबर बात करते हैं, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। अब तक की कंडीशन क्या थी अपनी कि अपना बेस सेम हुआ करता था, है ना, बट एक्सपोनेंट्स क्या थे, डिफरेंट थे। एक्सपोनेंट्स क्या थे, डिफरेंट थे। बट इस कंडीशन में अपने बेसेस अनइक्वल है, यानी एक का बेस ए है और दूसरे का बेस बी है, बट दोनों की एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स जो है वो इक्वल है। दोनों की पावर्स क्या है,
इक्वल है, यानी मल्टीप्लाई पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि बेस को करेंगे मल्टीप्लाई, यानी ए बी से मल्टीप्लाई करेगा और पावर्स को वन टाइम नोट करेंगे। पावर्स को क्या करेंगे हम, वन टाइम नोट। इट मीन्स मान लिखा 7 रेज टू द पावर 3 एंड 5 रेज टू द पावर 3। बेसिस दोनों के डिफरेंट थे, 7 और 5। बेसिस बोथ कंडीशन में क्या है, डिफरेंट है 7 एंड 5, बट हैविंग सेम एक्सपोनेंट 3। हैविंग सेम एक्सपोनेंट 3। एक्सपोनेंट तो 3 दोनों का सेम था, तो हमने क्या कहा कि भैया इसके बेस को ही मल्टीप्लाई कर दे। तो 7 ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 जा 35 बन गया, और उसकी एक्सपोनेंट कितनी आ गई अपनी, उसकी एक्सपोनेंट कितनी मिल गई मुझे, 3 मिल गई। एक्सपोनेंट्स कितनी मिली कि मुझे 3 मिली। यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे किसको, पावर्स को, किसके साथ, के सेम एक्सपोनेंट्स के साथ, है ना। देन मल्टीप्लाई द बेस एंड कीप द एक्सपोनेंट सेम। कीप द एक्सपोनेंट्स सेम, यानी हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और एक्सपोनेंट्स को सेम रख दिया, है ना। चलो मान लिया एग्जांपल और लिखा है इसका मैंने, 8 रेज टू द पावर 4 और 3 रेज टू द पावर भी 4। बेसेस आर डिफरेंट, बेस डिफरेंट थे, तो हमने क्या लिखा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 4, 8 3 जा 24 और 24 टू द पावर 4। किस तरह आपने कहा कि यहां पर हमें मिला रूल कैसा, कि बेसेस अनइक्वल थे और साइन मल्टीप्लाई का था। इन केस बेसेस अनइक्वल हो और साइन डिवाइड का मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा। तो भैया तूने यहां क्या किया था, बेस अनइक्वल थे, पावर सेम थी, पावर्स क्या थी, सेम थी, तो हमने बेस अनइक्वल थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ बेस अनइक्वल है, पावर सेम है, साइड डिवाइड का है, तो बेसिस को डिवाइड कर देंगे, है ना। देन a इज डिवाइडेड बाय b हो जाएगा और पावर n हो जाएगी। इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि a अपॉन b, अपॉन का मतलब भी तो डिवाइड होता है, और उसकी पावर n, है ना। यानी ये चीज ऐसे भी तो हो सकती थी कि a की पावर n और b की पावर n, a की पावर n इज डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर n। दोनों डिवाइड में थे, तो हमने कहा बेटा कि डिवाइड कर दे, किसको, कि बेस को। कर दिया डिवाइड, पावर को मैंने एक बार लिख दिया। डिवाइड का सिंबल था तो उसको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, a अपॉन b रेज टू द पावर n। होल पावर n है, इट मींस वो पावर a के साथ में भी है, वो पावर b के साथ में भी है, यानी a रेज टू द पावर n हो गया, b रेज टू द पावर b क्या हो गया, n हो गया, है ना। यानी कॉम्प्लिकेसी बढ़ गई, दिमाग में उथल पुथल मच गई, के क्या हो गया, इतने सारे एक साथ कैसे आ गए, है ना। इतनी सारी कंडीशंस एक साथ कैसे लग गई। चल देखिए एक एग्जांपल, और इस एग्जांपल में हमें क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या था। मान लिखा मैंने कि 5 रेज टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 4। हमने कहा बेसिस अनइक्वल थे, है 4 और 5, पावर सेम थी सेम। क्या करना था कि 5 इज डिवाइडेड बाय 4 हो जाता और उसकी पावर 4 लिख देते हम लोग, है ना। बट अगर इन केस ये डिवाइड नहीं होते हो आपस में, तो हम क्या करेंगे कि भैया अगर डिवाइड हो रहा है तो मैंने 5 को 4 से डिवाइड कर दिया। अब ये मत सोचना मैं डेसिमल में आंसर ले आऊंगा, मुझे डेसिमल आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 5 अपॉन 4 रेज टू द पावर 4। तो चाहे ये कंडीशन लिखी जाए चाहे ये कंडीशन लिखी जाए, बोथ आर इक्वल, है ना, सेम कंडीशन है दोनों। जब मैंने इस कंडीशन को ऐसे लिखा तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता था कि वो 5 की पावर भी 4 थी और 4 की पावर भी 4 थी, और यही तो कंडीशन मैंने यहां लिखी है, देखो। यानी एक ही चीज को लिखने के लिए मैंने टोटली 4 मेथड्स यूज कर दिए ना। यानी 5 रेज टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 4, ऐसे भी लिख सकता था,
एज पर आइडेंटिटी लिखा मैंने, रूल्स के अकॉर्डिंग देखा तो 5 इज डिवाइडेड बाय 4 की होल पावर 4 लिख दी, क्योंकि बेसिस क्या थे, लाइक बेस अनलाइक बेसिस थे, बट पावर्स क्या थी, लाइक थी, तो बेसिस ने आपस में डिवाइड कर लिया। इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा तो 5/4 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते थे। जब होल पावर 4 लिखा है इट मींस वो दोनों के साथ हो सकती है, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन भी सेम हो सकती है। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस जब अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो उस समय इस टाइप के जो क्वेश्चन मिलेंगे वहां ज्यादा सेटअप हो जाएगा दिमाग में। अभी सिर्फ और सिर्फ हम रूल्स रेगुलेशन की बात करें कि रूल्स रेगुलेशन लग कैसे रहे हैं। ठीक है, टेकिंग अनदर एग्जांपल, कंसीडर करते हैं कि मान लिया हमारे पास था 7 रेज़ टू द पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू द पावर 2। यानी बेसिस तो दोनों क्या थे अपने, डिफरेंट थे, बट पावर्स क्या थी, सेम थी, है ना, हैविंग सेम पावर। तो हमने क्या कहा कि भैया जब बेस डिफरेंट होते हैं तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, आपस में डिवाइड कर देते हैं, कर दें। देन 7 इज डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू द पावर 2। मैं चाहे इसको ऐसे लिखूं, चाहे इसको ऐसे लिखूं, 7/9 रेज़ टू द पावर 2, सेम बात है मेरी। चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी सही है मेरा, 7 रेज़ टू द पावर 2 और 9 रेज़ टू द पावर 2, बट ये थोड़ा awkward लग रहा है तो इसको ज्यादा बेटर तरीका अपना ये रहता है कि 7/9 रेज़ टू द पावर 2। यहां तो दोनों नंबर्स आपस में डिविजिबल नहीं थे तो डिवाइड नहीं किया। इन केस अगर ये डिविजिबल नंबर हो जाते तो हम क्या करते, मान लिखा है 11 रेज़ टू द पावर 3 इज डिवाइडेड बाय कि 22 रेज़ टू द पावर 3, है ना। बेसिस दोनों क्या थे, डिफरेंट थे, बट पावर्स क्या थी, सेम थी। तो हमने क्या कहा कि 11/22 रखा और उसकी होल पावर मैंने 3 कर दी। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कर दो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, देन फाइनल सॉल्यूशन क्या आया कि 1/2 रेज़ टू द पावर 3। अब कोई जरूरी नहीं है कि मैं चारों के चारों स्टेप लिखूं, मैंने सिर्फ ये देखा, डिवाइड में लगाया, सिंपल हो गए, सिंपलेस्ट करके छोड़ दिया। हाँ, बट अगर मुझे इसका सिंपलीफाई फाइंड आउट करना कहता, फाइंड द वैल्यू कहता, तो मैं क्या करता कि मैं करता 1 रेज़ टू द पावर भी 3, क्योंकि ये होल पावर है ना, इट मींस ये पावर 1 के साथ भी है और ये पावर 2 के साथ भी है। तो 1 रेज़ टू द पावर 3 इट मींस 1, 2 रेज़ टू द पावर 3 इट मींस 8। तो अगर सिंप्लीफाई करता तो इसका फाइनल सॉल्यूशन आता 1/8। अगर मैं सिंप्लीफाई करता तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलता, 1/8 मिलता। क्लियर है बात, यानी अगर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज जो जैसा है उसको उसी कंडीशन में छोड़ दो, उसको उसी कंडीशन में क्या कर दो, छोड़ दो। एक लास्ट आइडेंटिटी आती है अपने पास, नंबर विद एक्सपोनेंट्स 0, नंबर विद एक्सपोनेंट्स 0, यानी अगर किसी नंबर की एक्सपोनेंट ही 0 बन जाए तो हम क्या करेंगे कि नंबर विद एक्सपोनेंट 0, यानी कोई नंबर था a, उसकी एक्सपोनेंट क्या बना दी हमने कि 0, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन 1 हो जाता है। क्या हो जाता है कि 1 हो जाता है, यानी a रेज़ टू द पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होगी कि 0 के इक्वल। मान लिखा मैंने 5 रेज़ टू द पावर 0 इट मींस 1, 19 रेज़ टू द पावर 0 इट मींस 1, यानी किसी का भी पावर 0 लगाया आंसर क्या आया 1। चलो एक एग्जांपल देखा मैंने, और मैंने लिखा 3 रेज़ टू द पावर 0, 4 रेज़ टू द पावर 0 और 5 रेज़ टू द पावर 0 आपस में क्या कर रही है कि मल्टीप्लाई कर रही है ना। देन 3 रेज़ टू द पावर 0 किसके इक्वल 1 के, 4 रेज़ टू द पावर 0 1 के, 5 रेज़ टू द पावर 0 भी 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, देन फाइनल आंसर इज 1।
बट वही मैं क्या करता कि 2 रेज टू द पावर 0, 3 रेज टू द पावर 0 एंड 4 रेज टू द पावर 0 को ऐड करता। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 टुगेदर मेक 3, टुगेदर मेक 3। तो यहां तक तो होते हैं अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, यानी टोटली हमने कितने लॉ यूज करने हैं उन सब लॉज के बारे में यहाँ हो चुकी है अपनी पूरी डिस्कशन कंप्लीट। नेक्स्ट डे की क्लास, यानी नेक्स्ट डे जब भी लगेगा मंडे की क्लास होगी अपनी, उस नेक्स्ट डे की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 13.2 को डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद चैप्टर को वहीं एंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मिलेंगे रिवीजन क्लासेस के साथ, क्योंकि अपने सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। टिल देन ओके बाय, टेक केयर बेटा।